मैं अपनी बात एक सवाल से शुरू करना चाह रहा हूँ और मेरा सवाल यह है कि क्या ग्रियर्सन के भाषा सर्वेक्षण को एक कालजयी रचना माना जाना चाहिए? पहला प्रमाण तो इसका यही है कि भोजपुरी भाग 5 खंड 2 1903 में प्रकाशित हुआ और उसके 120 साल बाद पृथ्वीराज सिंह ने उसका अनुवाद करने का काम किया और आज के सवालों से टकराने के लिए किया। ये महत्वपूर्ण है। मित्रों, कालजयी रचना के बारे में बात करते हुए भारत और यूरोप प्रतिशोध के क्षेत्र मेरे प्रिय लेखक निर्मल वर्मा का एक लेख है कि क्या साहित्य समाज से कट चुका है। उस लेख में वे बताते हैं कि एक महान कृति वह रचना है, एक महान कृति वह लालसा है जो हमेशा बची रहती है, कभी तृप्त नहीं होती। वह तृप्त न होने वाली लालसा ही पृथ्वीराज सिंह से वह काम करवा ले गई जो आज के सवालों के टकराने का साहस लोगों में पैदा करता है। मित्रों, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के साक्षी भाव के रूप में जिन 2 किताबों का सहारा पृथ्वीराज सिंह ने लिया है वो किताबें 2019 में छपी हैं। एक का नाम है नेशन एंड रीजन्स इन ग्रियर्सन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया और दूसरे का नाम है कॉलोनिज्म एंड लैंग्वेज इन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ये लिखी हुई किताब है प्रोफेसर जावेद मजीद की। जो भी पृथ्वीराज भाई लिख रहे हैं तो साक्षी भाव ये 2 किताबें हैं और साक्षी भाव से जो कहना चाह रहे हैं वो कहने जा रहे हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि पुस्तक का नाम लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है लेकिन सर्वे बोलियों का हुआ है। सर्वे का आधार बोलियां रही है और इसलिए बोलियां रही हैं कि जैसे यूरोप में लैटिन कुछ सामाजिक और धार्मिक कार्यों तक सीमित होकर रह गई थी, वैसे संस्कृत भी उस समय तक एक जीवंत भाषा नहीं रह गई थी। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया आने के बाद एक तरह से कहना चाहिए कि संस्कृत की केंद्रीय भूमिका लगभग समाप्त हो गई थी एक भाषा के रूप में और हम उस दौर में प्रवेश कर रहे थे जब यूरोप में संरचनावाद स्थापित हो चुका था। संरचनावाद में इस बात पर जोर था कि मौखिक साहित्य, अलिखित साहित्य भी उतना ही महत्व की चीज है जितना कि लिखित साहित्य है। इन बोलियों के बारे में जब हम बात करते हैं तो वे सारी बोलियां जो कई जगह बिखरी पड़ी हुई थी उसका संग्रह हुआ और लोक साहित्य में वो पहला काम करने वाले आदमी जितनी मेहनत से काम जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है उतनी ही मेहनत से काम हमारे पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने भी किया है जो कविता पंक्ति में संकलित। उन्होंने लिखा है कि ग्राम गीत जो है, गांव के रहने वाले लोग अपने अनुभवों को डिबिया में संचित करके रखे हैं और उनके लिए इन अनुभवों को एक दूसरे तक कंठ द्वारा पहुंचाते हैं। किसी पुस्तक के लिखने की जरूरत उनको नहीं महसूस हुई। इसलिए अलिखित साहित्य का महत्व भी उतना ही है।
दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूं कि ग्रियर्सन ने खुद कहा है भाषा सर्वेक्षण का काम उस दिशा में है जिसकी तरह साहसिक यात्राएं कम हुई है। और जब उनका पूरा संकलन प्रकाशित हुआ तो स्टेट्समैन ने एक बहुत अच्छी टिप्पणी की है कि भाषा सर्वेक्षण का काम स्मारक की तरह एक अस्थायी महत्व का काम है जिसमें आप भाषा के जंगल में प्रवेश करते हैं जहां आपको कई बोलियों और कई भाषाओं से सामना करना पड़ता है। मित्रों, ग्रियर्सन के भाषा सर्वेक्षण का काम जैसा कि कहा भी गया है सिर्फ भाषा तक नहीं था। यह ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कई लोक कथाएं जुड़ी हुई थी और लोक कथाओं का एक ग्रियर्सन के पाठक ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है और मैं अपने भाई से कहना चाहूंगा कि उसका भी संकलन और अनुवाद किया जाना चाहिए। वह काम है लोक कथाओं का एक जितने खंडों में विभाजित है उसमें संग्रह करके प्रकाशित करना। यह काम भी ग्रियर्सन ने किया है, सिर्फ भाषा संरक्षण तक उनका काम नहीं है। ग्रियर्सन का हिंदी भाषा के क्षेत्र में भी हिंदी को नागरिक रूप में दिए जाने के संदर्भ में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसके लिए जब 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदी उर्दू का विवाद चल रहा था या कोर्ट में फारसी और अंग्रेजी का विवाद चल रहा था, तो उस समय ग्रियर्सन ने एक मार्के की बात यह कही है कि हिंदी उर्दू का विवाद ये राष्ट्रीयता और धर्म से जुड़ा मामला है और लिपियों का राष्ट्रीय रूप से कोई समाधान बहुत जल्दी संभव नहीं होगा। लेकिन जब फारसी और अंग्रेजी के संदर्भ में देवनागरी लिपि की बात आई तो उन्होंने उसकी पैरवी की और इसके लिए काशी नागरिक प्रचार सभा के सचिव के नाते श्याम सुंदर बाबू ने उनको धन्यवाद दे दिया है एक पत्र के द्वारा। तो ग्रियर्सन का एक महत्वपूर्ण सुझाव यह भी था कि हर राज्य को अपने सांस्कृतिक इकाइयों का संरक्षण किया जाना चाहिए जहां लोक कथाएं बिखरी पड़ी हैं और यह लोक कथाएं ही ग्रामीण जीवन की सांस्कृतिक लोक कथाएं और लोकगीत ही किसी भी ग्रामीण जीवन की सांस्कृतिक आधार या भूमिका तैयार करते हैं। तो ग्रियर्सन का इन योगदान के लिए हम याद तो करेंगे ही, लेकिन जिस पुस्तक की मुंह दिखाई कार्यक्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं उस पर एक बात जरूर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा जिस पर ध्यान अभी अब इस पर मैं क्या कहूं। तो मैं ध्यान यह दिलाना चाहता हूं कि भाषा सर्वेक्षण के अनुवाद कार्य के साथ पृथ्वीराज जी ने जिस लेखकीय तटस्थता और शालीनता के साथ उस पर टिप्पणी की है वह गौर करने लायक चीज है। गौर करने लायक इसलिए भी है यह इनके वैचारिक लेख की तैयारी की सूचना देता है। और कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि अब अगला क्या कार्यक्रम करना। इन्होंने कहा कि पिजेंट्स लाइफ ऑफ बिहार पर हम काम करना है कि नहीं। आप जो ग्रामर वाला किताब है 7 ग्रामर्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ भोजपुरी आप बिहारी लैंग्वेज उस पर काम करना, लेकिन नहीं ये जरूरी है बिहार पिजेंट्स। तो ये सब काम तो होते रहेंगे, लेकिन भोजपुरी के दूसरे अधिवेशन में जो
15/7/1976 को हम लोगों के प्रिय लेखक हमारे काशी के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का भाषण भी आज मैं याद करना चाहता हूँ। इसलिए याद करना चाहता हूँ कि उसमें भोजपुरी और हिंदी के बहुत मौलिक सवाल उठाए गए हैं। पहला सवाल तो यह कि क्या भोजपुरी को किसी से झगड़ा हो सकता है? उत्तर ना में होगा। भोजपुरी सौहार्द की, प्रेम की भाषा है और यह गनीमत होनी चाहिए। और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्द हैं कि भोजपुरी समाज को कभी अपने लिए अखंडता जो भोजपुरी के उसकी बात पर बरकरार रखना है। भोजपुरी का रास्ता भी उन्होंने बताया है उस भाषण में, पटना में सम्मेलन हुआ कि भोजपुरी शब्द उनके हैं, सोगहर प्रेम और निर्मल चित्त की भाषा है। अब इस सोगहर शब्द का भी उन्होंने अपनी व्याख्या दी है। अब उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। आचार्य जी का शब्द है और आचार्य जी के लिए हम उसके काबिल नहीं। दूसरी बात, आज जो हिंदी और भोजपुरी को लेकर कही जाती है उसके बारे में उन्होंने कहा है कि भला दाईं आंख को बाईं आंख से क्या शिकायत हो सकती, क्या झगड़ा हो सकता है। ठेठ भोजपुरी की भाषा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हमको सिखाई है वह सूरता और निर्भीकता की भाषा है। और इसका एक उदाहरण हमारे भोजपुरी के कवि हैं, संतोष जानते होंगे, भुवनेश्वर प्रसाद मन। तो उनकी एक कविता है, उसकी कुछ लाइनें मैं आपको बता रहा हूं। आन पर लड़ावे जान, जान के न जाने जान, चले के उतान जाने, चले के उतान जाने, आन पर लड़ावे जान, आन पर लड़ावे जान, चले के उतान जाने, तान के लौरिया चले भोजपुरिया। और एक है कि बानी मर्दानी जाने, चाल मस्तानी जाने, थोड़ा एक पानी के बोलती है। ये उनकी लाइन। तो ये भोजपुरी का एक संदर्भ है जिसको हम कहना ये चाह रहे हैं कि भोजपुरी प्रेम, मोहब्बत, सूरता और निर्भीकता की भाषा है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि भोजपुरी को कभी अपनी सहजता नहीं छोड़नी चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का सुझाव है। और उन्होंने कहा है कि धर्म करत में होके हानि, तबो न छोड़ी धर्म के बानी। कुछ हानि भी हो वह भी हम सहने के लिए तैयार है, लेकिन हम अपनी सहजता को नहीं छोड़ेंगे। उनकी राय है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस भाषा में एक और चीज के भी बहुत बड़ा संकेत किया जो हम लोगों को सीखना चाहिए। क्या है कि क्या लोक भाषा में, भोजपुरी में, अवधी में हम विचार की दुनिया में जब जाते हैं उसमें लेखन संभव है? भोजपुरी में वैसा वैचारिक लेखन या किसी भी लोक भाषा में ऐसा वैचारिक लेखन संभव नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्द हैं कि काटल, छाटल, गढ़ल, छीलल और कसावट वाली भाषा हमारे वैचारिक लेखन में साथ देती है। जब तक कोई बड़ा धार्मिक आंदोलन नहीं है तो ये अनुभव से बात आई है कि लोक भाषा वो काम नहीं कर सकती। 2010 में हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तुम थे उस समय? 10 में नहीं थे सर। भोजपुरी के भविष्य पर
बात करते हुए केदारनाथ सिंह ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही, सुझाव भी दिया और हम लोग को देखना चाहिए। सुझाव ये था कि हम लोगों की शिकायत रहती है कि भाषा का, भोजपुरी का कोई मानवीकरण नहीं है, या साहित्य नहीं है, या ग्रामर नहीं है। तो दो तीन बातें उसमें जो हम जिक्र करने लायक समझते हैं, तो ये कि धीरे धीरे जब हम काम करते जाएंगे भोजपुरी में, आखिर 2.5-3 साल तो उधर यहाँ बैठे हम लोग, भोजपुरी जंक्शन न्यूज 18 का चलाए ही, अब बंद है। तो भोजपुरी अभी भी बाजार की भाषा नहीं हो पाई, लेखन के स्तर पर या प्रकाशन के अवसर पर, गीत के अवसर पर स्तर पर है। भोजपुरी गीत कितने आजकल बिक रहे हैं, हर मौसम में गीत लिखा जा रहा है। तो इस मौसमी गीत से भी परहेज करने की जरूरत है। इन मौसमी गीतों से जो हम किसी भी जो तीज के अवसर पर लिखने लगते हैं, तो ये परहेज करने की जरूरत है। अब भाषा, मातृभाषा प्रेम के प्रति राय साहब का इशारा हुआ, तो मैं अपनी बात तुरंत समाप्त करना चाह रहा हूं। मैं एक भाषा प्रेम के बारे में, हम लोग पृथ्वीराज सिंह भी और हमने भी 2 किताबें खरीदी एक साथ। मैं उसको लाइन बाय लाइन पढ़ा, इनको मैं नहीं जानता कि पढ़े कि नहीं पढ़े। किताब ये है मेरा दागिस्तान, पुरानी किताब है, लेकिन वो आज भी लेखक के और कवि कर्म के लिए सीखने वाली किताब है। मातृभाषा का प्रेम क्या होता है, भाषा साफ का काम करती है और माँ वहां कहती है, उसका याद करने का संदर्भ यह भी है कि रसूल हमदर्द तो कि ये इस साल 87 वर्ष में रहता है और ये आवारी भाषा के कवि थे, जो मुश्किल से 10 लाख लोगों के बीच बोली जाने वाली भाषा है, और वहां 10 लाख लोगों के बीच में बोले जाने वाली, हाँ, तो मैंने 40 भाषाएं हैं। तो उस भाषा के बारे में एक मुझे यहाँ शहादत की याद दिलानी, इसलिए मैं बात को कह रहा हूँ। वो अल्बर्ट हासिल उनका नाम था। उनका भाषा के लेकर आंदोलन चला रहे थे, और आंदोलन ये था कि जहां रूसी भाषा थोपी जा रही थी, उसके विरोध में उनका आंदोलन था। और जिस दिन वो शहादत दिए, तो शहादत के बाद जो समाचार पत्रों में पिक्चर सब है, उस पर लिखा था कि कल मेरी भाषा लुप्त हो जाए तो भला मैं जी कर क्या करूंगा, आज ही मर जाऊं तो बेहतर। ये भाषा प्रेम का उदाहरण है। इस संदर्भ में मैं 21 फरवरी 1952 को ढाका विश्वविद्यालय के 4 छात्रों ने बांग्ला भाषा के अध्ययन अध्यापन को मान्यता दिए जाने के संदर्भ में आंदोलन को भी याद करूंगा। और ठीक ही यूनेस्को ने 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव किया है। चर्चा बहुत रोचक है, लेकिन समय की बाध्यता है। तो मैं एक चीज का आगे अपनी बात समाप्त कर देता हूँ आपके आग्रह के अनुसार। भाषा का, धर्म का और संस्कृत का मामला बेहद संवेदनशील मामला होता है, और यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये रसूल हमदर्द के ही शब्द है कि आप अतीत पर पिस्तौल से गोली दागेंगे तो भविष्य आप पर तोप के गोले बरसाएगा। यह बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।